क्या होगा उद्धव ठाकरे का? क्या होगा एकनाथ शिंदे का? क्या महाराष्ट्र में सत्ता की सियासत लिखेगा नया अध्याय, या फिर बाला साहब ठाकरे के बेटे उनके रसूख, उनके हनक और उनकी ठसक को रखेंगे बरकरार? दरअसल हिंदुत्व की राह पर चलते हुए सत्ता पाने की जुगत में लगे ठाकरे और शिंदे कभी भाजपा के साथ मिलकर एक ही मजमे यानी शिवसेना के खिलाड़ी हुआ करते थे। उनके सामने बतौर विरोधी दल कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी एनसीपी खड़ी थी। लेकिन 2014 में केंद्र की सत्ता नरेंद्र मोदी के हाथों में आई और खेल वहीं से पलटना शुरू हो गया। दिवंगत बाल ठाकरे किसी जमाने में जिस भाजपा को कमलाबाई कहा करते थे, वो अटल आडवाणी की छत्रछाया से निकलकर ऐसे हाथों में चली गई जो अटल बिहारी वाजपेयी के उस बयान के उलट थी जिसे उन्होंने साल 1996 में उस वक्त संसद में दिया था जब उनकी सरकार महज 13 दिनों में गिर गई थी। मुझ पर आरोप लगाया गया है और यह आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया है। आरोप यह है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है और मैंने पिछले 10 दिन में जो कुछ किया है वो सत्ता के लोभ के कारण किया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया कि मैं 40 साल से सदन का सदस्य हूं। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। जनता दल के मित्रों के साथ मैं सत्ता में भी रहा हूं। कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार नहीं। यहां श्री शरद पवार बैठे हैं। जब मेरे जसवंत सिंह जी भाषण कर रहे थे तो शरद पवार नहीं थे। वो जसवंत सिंह जी कह रहे थे कि किस तरह से शरद पवार ने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सरकार बनाई थी, सत्ता के लिए बनाई थी या महाराष्ट्र के भले के लिए बनाई थी, ये अलग बात है। मगर उन्होंने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सहयोग किया। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। बार बार इस चर्चा में एक स्वर सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक नहीं। अच्छा, तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता। मैं शरद जी का भी नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। न भीतो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था, मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। तो सुना आपने भाजपा के वाजपेयी किस तरह से अपने भाषण में राम की मर्यादा और लोकतंत्र की शुचिता की बात कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा प्रश्न यह खड़ा होता है कि क्या महाराष्ट्र में जो घट रहा है वो किसी लोकतांत्रिक परिभाषा के तहत हो रहा है, या फिर अब यह तय हो चुका है कि लोकतंत्र का निजाम ऐसे ही चलेगा। दल टूटेंगे, बिखरेंगे और चुने हुए जनप्रतिनिधि अपने अपने व्यक्तिगत नफे नुकसान को तौलते हुए सियासत की खुलेआम तिजारत करेंगे, और वो भी खामोशी से नहीं बल्कि डंके की चोट पर। अब जब बात चल रही है महाराष्ट्र के सियासी संकट पर, तो इसके साथ ही यह भी जान लेते हैं कि 38 साल पुराने गठबंधन को तोड़कर 2019 में भाजपा और शिवसेना एक दूसरे से कैसे अलग खड़े हो गए। और बात आज इस कदर बिगड़ गई है कि उस बाला साहब ठाकरे की विरासत धूल धूसरित होने के कगार पर है, जिसके दरबार में साल 1980 में जन्म लेने के 9 साल बाद यानी 1989 में भारतीय जनता पार्टी के प्रमोद महाजन पहुंचे थे।
महाजन ने मातोश्री में बाल ठाकरे से कहा कि वो विधानसभा चुनाव में भाजपा शिवसेना का गठबंधन करना चाहते हैं। ठाकरे ने महाजन की बात को ध्यान से सुना और बिना कुछ बोले एक पर्चे पर लिख कर दे दिया, शिवसेना 287 सीटों में से 200 सीटों पर लड़ेगी और जो सीटें बचेंगी उस पर बीजेपी लड़ ले। महाजन के मान मनोबल के बाद ठाकरे ने तय किया कि शिवसेना 183 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और भाजपा 104 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दरअसल ये समझौता इसलिए हुआ क्योंकि साल 1966 में मराठी अस्मिता के नाम पर जन्म लेने वाली शिवसेना 80 के दशक तक आते आते भगवा रंग में रंग चुकी थी। उसके मुद्दे, नीतियों और चाल चलन लगभग भाजपा सरीखे हो चले थे। लेकिन ठाकरे की अगुवाई में जो पैनापन था वो भाजपा में नहीं था। इसका कारण था कि भाजपा को अपना पैन इंडिया विस्तार करना था, वहीं बाल ठाकरे अपना सिक्का महज महाराष्ट्र की सीमा तक महदूद रखना चाहते थे। यही कारण था कि ठाकरे देश के अन्य राज्यों में कभी सक्रिय नहीं हुए। हाँ, उनका प्रभाव जरूर अन्य राज्यों में छिटपुट तौर पर देखा जाता था। उस दौर में भाजपा शिवसेना दोनों को सत्ता में साख बनाने के लिए एक दूसरे की जरूरत थी, लेकिन उसके बाद भी बाल ठाकरे ने महाराष्ट्र में अपना जनाधार दिखाते हुए अपनी शर्तों पर भाजपा को जूनियर पार्टी का दर्जा दिया था। 1989 के विधानसभा चुनाव में भाजपा शिवसेना गठबंधन को कुल 94 सीटें मिली और वो सरकार बनाने से चूक गई। गठबंधन के तहत शिवसेना के मनोहर जोशी महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष बने, तो शिवसेना के ही एक और वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ठाकरे से नाराज हो गए। इसका परिणाम यह हुआ कि भुजबल 9 विधायकों को लेते हुए ठाकरे को नमस्ते कह गए और शरद पवार की छत्रछाया में कांग्रेस ज्वाइन कर गए। खैर, 1989 में लोकसभा का भी चुनाव हुआ और इसे भी भाजपा शिवसेना ने साथ मिलकर लड़ा। भाजपा ने 33 और शिवसेना ने 3 सीटों पर कैंडिडेट उतारे, लेकिन उन्हें खास सफलता हाथ नहीं लगी। 1989 के चुनाव में भाजपा को 10 और शिवसेना को 1 सीट पर जीत मिली। फिर आया 1990 के विधानसभा चुनाव का साल। इसमें शिवसेना ने 183 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे कुल 52 सीटें मिली। वहीं भाजपा 104 सीटों पर लड़कर महज 42 सीट जीतने में कामयाब रही। अब बात करते हैं 1995 के चुनाव की। तो इस चुनाव में शिवसेना ने 169 सीटों पर लड़ा और भाजपा ने 116 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे। शिवसेना को 73 सीटों पर कामयाबी मिली और भाजपा के खाते में 65 सीटें आईं। क्योंकि इस बार गठबंधन ने 183 सीटें जीत ली थीं, इस आधार पर सूबे में शिवसेना भाजपा की सरकार बनी, वो भी निर्दलीय के समर्थन से। ठाकरे ने सरकार बनाने का फॉर्मूला तय किया। शिवसेना के मनोहर जोशी बने मुख्यमंत्री और भाजपा के गोपीनाथ मुंडे बने उप मुख्यमंत्री। मनोहर जोशी, जो आगे चलकर लोकसभा के अध्यक्ष भी बने, करीब 4 साल बाद मुख्यमंत्री पद से हटा दिए गए और उनकी जगह 9 महीने के लिए सीएम पद की कमान संभाली नारायण राणे ने। आगे चलकर बाल ठाकरे ने इन्हीं उद्धव ठाकरे के मुंह में साल 2005 में नारायण राणे को पार्टी से निकाल दिया, जो आज के वक्त में भाजपा के नेता हैं और केंद्रीय मंत्री भी। 1995 का चुनाव एक और मायने में बड़ा ही दिलचस्प था। वह इसलिए कि 95 के चुनाव में कांग्रेस ने 80 सीटों पर दर्ज करते हुए सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया था, लेकिन चूंकि संख्या बल भाजपा शिवसेना गठबंधन के पक्ष में था, इसलिए महाराष्ट्र की सियासत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था। इसके बाद आता है साल 1999 का विधानसभा चुनाव। यह साल महाराष्ट्र की सियासत के लिए बेहद अहम रहा, क्योंकि बाल ठाकरे की तरह महाराष्ट्र के एक और छत्रप शरद पवार, जो कल तक कांग्रेसी हुआ करते थे, कांग्रेस छोड़कर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी बना ली और चुनावी अखाड़े में कांग्रेस के सामने कूद गए। 99 के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी और उसके 75 विधायक विधानसभा पहुँचे। वहीं शिवसेना को 69 सीटें मिली। पहली बार चुनाव लड़ी एनसीपी ने भाजपा को पछाड़ते हुए 58 सीटें अपनी झोली में डाल ली। वहीं 56 सीटों के साथ भाजपा 99 के चुनाव में चौथे नंबर पर थी। शिवसेना बीजेपी के पास 99 के चुनाव में कुल 125 सीटें थीं, लेकिन सरकार बनाने की पटरी नहीं बैठी। नतीजा यह हुआ कि शरद पवार ने मौके पर चौका मार दिया और उसी कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया जिसे वो तोड़कर बाहर निकले थे। कांग्रेस और एनसीपी के पास 33 सदस्य थे। निर्दलियों के साथ मिलाकर एनसीपी कांग्रेस ने साझा सरकार बना ली, जिसके मुखिया बने विलासराव देशमुख। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1999 से लेकर 2014 तक कांग्रेस एनसीपी गठबंधन ने लगातार शासन किया।
इस दौरान कांग्रेस के विलासराव देशमुख, सुशील कुमार शिंदे, अशोक चौहान और पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री रहे। शिवसेना भाजपा महाराष्ट्र की सत्ता में लगभग 1.5 दशक दूर रही। उसके बावजूद इस बात में कोई शक नहीं कि 17 नवंबर 2012 तक, यानी जब तक बाल ठाकरे जिंदा रहे, महाराष्ट्र में भाजपा की हैसियत जूनियर पार्टी की ही रही। फिर ऐसा क्या हो गया कि दोनों दल साल 2019 में साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन सरकार बनाने की बजाय एक दूसरे से मुंह फेर लिया? इस बात को आगे जानेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं 2004 के विधानसभा चुनाव की ओर। इस चुनाव में शिवसेना को 62 सीटें मिली और भाजपा को 54 सीटें मिली। उसके बाद 2009 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना को 44 सीटें मिली और भाजपा को 46 सीटें मिली। साल 2009 में पहली बार ऐसा हुआ जब भाजपा ने महाराष्ट्र में शिवसेना से ज्यादा सीटें जीती थी। महाराष्ट्र की सियासत में 2009 से लेकर 2014 के बीच गुजरा 5 साल का वक्त बड़े टर्निंग पॉइंट के तौर पर देखा जाता है। मसलन इस दौरान महाराष्ट्र के 3 कद्दावर नेता, जिनमें से 2 भाजपा के थे और एक स्वयं शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, दिवंगत हो चुके थे। भाजपा के प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे का दिवंगत हो जाना अटल आडवाणी युग की समाप्ति का मुख्य कारण बना। मोदी शाह के युग में संघ की नर्सरी से निकले देवेंद्र फडणवीस ने नितिन गडकरी जैसे बड़े नेताओं को पीछे छोड़ते हुए नागपुर से लेकर दिल्ली तक ऐसी आभा मंडल फैलाई कि आज के दौर में पूरी भाजपा फडणवीस के पीछे लामबंद है। साल 2014 में लोकसभा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हुए। कमान थी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 23 सीटें जीती और शिवसेना ने 18 सीटें जीती। महाराष्ट्र के लोकसभा इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि भाजपा ने शिवसेना से ज्यादा सीटें जीत ली। बाल ठाकरे के न रहने के कारण भाजपा के सामने शिवसेना की जमीन धीरे धीरे दरकने लगी। इसका नतीजा यह हुआ कि राजनीतिक रूप से अपरिपक्व उद्धव ठाकरे ने लगभग 3 दशकों बाद 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया। लेकिन इस चुनाव में शिवसेना को बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके खाते में महज 63 सीटें आईं। वहीं भाजपा के खाते में 122 सीटें। सोचिए, 2009 में जो भाजपा 46 सीटों पर थी, वही भाजपा 2014 में सीधे 122 पर पहुंच गई और शिवसेना रसातल में। जब सरकार बनाने की बारी आई तो भाजपा ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे के सामने समान रूप से दाने फेंके। शरद पवार भाजपा को प्रस्ताव को मानते उससे पहले ही शिवसेना ने भाजपा को लपक लिया और अब तक बड़े भाई के रोल में रहने वाले शिवसेना ने कचोटते मन से कबूल कर लिया कि महाराष्ट्र में वो भाजपा का छोटा भाई है। देवेंद्र फडणवीस 2014 से लेकर 2019 तक सूबे के मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान शिवसेना की स्थिति सत्ता में रहते हुए भी विपक्ष की रही। शिवसेना ने भाजपा को नोटबंदी, जीएसटी, अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन और आरे जंगल जैसे गंभीर मुद्दों पर लगातार कटघरे में खड़ा किया। शिवसेना की ओर से उद्धव ठाकरे और संजय राउत लगातार सामना में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य की फडणवीस सरकार को घेरते रहे। लेकिन ये तल्खी एक तरफा नहीं थी। इस दौरान भाजपा भी शिवसेना को तरह तरह से मात देती रही। लेकिन तमाम टकराव के बावजूद 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा शिवसेना ने फिर से गठबंधन किया। लोकसभा की कुल 48 सीटों में भाजपा ने 25 और शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव जीता। चूंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने देश की कुल 303 सीटें जीतकर विपक्ष के साथ साथ एनडीए के घटक दलों को भी खामोश कर दिया था, इसलिए शिवसेना बहुत कुछ चाहते हुए भी कुछ बोल न सकी और खामोश रही। वैसे शिवसेना को असली करंट तो 2019 के विधानसभा चुनाव में लगा, जब भाजपा ने 164 सीटों पर चुनाव लड़ा और 105 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं शिवसेना ने 126 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे, मगर उसे केवल 56 सीटों पर सफलता मिली। इतनी कम सीटें मिलने के बाद भी शिवसेना ने भाजपा के सामने 2.5 साल वाले फॉर्मूले पर सत्ता में साझेदारी की डिमांड रख दी। अब 105 सीटें जीतने वाली भाजपा भला किस तरीके से 56 सीटें जीतने वाली शिवसेना को 2.5 साल के लिए सीएम पद देती? दोनों दलों के बीच समीकरण सध नहीं पा रहा था और सत्ता बनाने के लिए जो विवाद पैदा हुआ उसका अंत शरद पवार ने कर दिया। वो शिवसेना को कांग्रेस के नजदीक लाए और महाविकास आघाड़ी गठबंधन बनवाकर सरकार पर काबिज हो गए। अगर दलवार आंकड़ों की बात करें तो महाराष्ट्र की कुल 287 सीटों में बहुमत के लिए किसी भी दल या गठबंधन को 144 सदस्य चाहिए। 29 विधायकों की बगावत के बाद शिवसेना के पास 26 विधायक बचे, एनसीपी के पास 53 और कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं, जो कुल मिलाकर 123 होते हैं। यानी बहुमत का आंकड़ा उनसे 21 अंक पीछे है।
वहीं अगर विपक्ष में शिवसेना के बागी 29 विधायक भाजपा के 106 सदस्यों के साथ 13 निर्दलीय विधायकों को मिलाकर नया गठबंधन बना लेते हैं तो बहुमत के आंकड़े 144 से 4 ज्यादा हो जाएंगे और सरकार भी बना सकते हैं। लेकिन अंत में फिर अटल बिहारी वाजपेयी का वो बयान जहन में ताजा हो उठता है। लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए लोकमत के साथ।